अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह इबादत करते रहें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहें। और अगर हो सके तो मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको भी दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिला सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिस तरह की स्टोरीज़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया करता हूं, मुझे यकीन है कि वो आपको पसंद ज़रूर आती होंगी। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो लिख के भेज सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ईमेल कर सकते हैं। अच्छा गाइस, इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अब तक इस ऑडियो को, इस अपलोड को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, या ये जो वाक़यात का तसलसल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में पिछले 3-4 महीने से मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से सुन रखा था। मैं चाहता था कि इस पॉइंट पे या इस शहर में, ये जो विलेज है जहाँ पे ये वाक़यात पेश आया करते थे या पेश आया करते हैं, मैं एक दफ़ा ख़ुद वहाँ पे जाऊँ और कोशिश करूँ कि मुझे इस बात की हकीकत का अंदाज़ा हो सके। अब से तकरीबन 3-3.5 महीने पहले, यानी कि दिसंबर 2023 में मेरा इत्तफाक से किसी काम से पंजाब के अंदर जाना हुआ। अब जब मैं पंजाब गया तो एक बहुत बड़ा शहर है, मैं उस शहर में गया था और वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों का कहना था कि इस शहर के साथ जो गांव मौजूद है, उस गांव के अंदर कुछ अजीब अजीब से किस्से पेश आना शुरू हुए हैं। और ये जो किस्से हैं, कुछ इस तरह के किस्से हैं कि अगर हम किसी को बताएं तो उन पे यकीन करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। जैसे कि एक साहब ने बताया कि पहला वाकया कुछ इस तरह से था कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे मैं किसी काम से किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। तो मुझे वापस आते आते रात के तकरीबन 1:30 या 2 बज चुके थे। और जब मैं उस गांव से निकल के अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि जहाँ पे हमारा गांव शुरू होने ही वाला होता है, तो वहाँ पे एक ग्राउंड मौजूद है। और ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर छोटी छोटी 3 या 4 फीट की कच्ची पक्की दीवारें मौजूद हैं। तो जैसे ही मैं उस ग्राउंड के बिल्कुल सामने पहुंचा तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड की जो दीवारें हैं, इन दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब रात का पहर था, वहाँ पे जो रोशनी है वो ना होने के बराबर थी। मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान रास्ता था और ये जो एरिया था, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। बहरहाल जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि उस दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो ना जाने मेरे दिल में कहाँ से ख्याल आया कि मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ और जाके इससे पूछता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर हो जो गांव में चोरी करने के इरादे से यहाँ पे बैठा हुआ हो। बहरहाल जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई बंदा नहीं है, बल्कि एक औरत है जो दीवार के ऊपर अपने आप को चादर से ढांपे बैठी हुई है। ये औरत कुछ इस तरह से दीवार के ऊपर बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दोनों पांव दीवार के ऊपर रखे हुए हैं और पालती मार के ऊपर बैठी हुई है। एक ब्लैक कलर की चादर थी, जिस चादर से उसने अपने पूरे जिस्म को, ख़ास तौर पे गर्दन से जो नीचे का हिस्सा था, उस तमाम हिस्से को ना सिर्फ ढांप रखा था, बल्कि सिर्फ इस अंधेरे में उसके जो बाल थे, जो कि कर्ली हेयर्स थे, वो बाहर की तरफ निकले हुए या लटके हुए नज़र आ रहे थे। बहरहाल जैसे ही मैं उस औरत के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा कि जैसे इस अंधेरे में उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही हैं। अब जब मैंने उसके चेहरे की तरफ रोशनी डालने की या मोबाइल के ज़रिए देखने की कोशिश की
तो मुझे ऐसा लगा कि इस औरत की जो शक्ल है वो यकीनन किसी दूसरी औरत से मिल रही है, और इस चेहरे को इससे पहले भी मैं कहीं देख चुका हूँ। बहरहाल जब मैंने उस चेहरे पे दोबारा से गौर किया तो वाकई में उसका चेहरा हमारे गांव की एक लड़की है जो कि मुश्किल से 25 या 26 साल की है। हूबहू उसकी तरह लग रहा था। जबकि मैं उसके चेहरे पे या उसकी शक्ल पे गौर कर रहा था, एकदम से उस औरत ने अपने पाँव नीचे की तरफ यानी ज़मीन की तरफ फैलाना शुरू किए, और जैसे ही उस औरत ने अपने पाँव ज़मीन की तरफ नीचे किए तो हैरानी की बात यह थी कि उसके जो पाँव थे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं। उसके जो पाँव थे वो यकीनन उल्टे पाँव थे, और जैसे ही मैंने उसके पाँव पे गौर किया या मुझे यकीन हो चला कि उसके पाँव उल्टे पाँव हैं, तो मैंने वहाँ से दौड़ लगाने में ही आफियत जानी। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे और इत्तफाक से हमारे गांव का जो चौकीदार था वो रात के पहर में अपनी साइकिल पे गांव के गिर्द का या अतराफ़ का चक्कर लगा रहा था। वो बताता है कि चक्कर लगाते लगाते जैसे ही मैं कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि कब्रिस्तान की जो दीवार है जहां से अंदर कब्रें मौजूद हैं, उस दीवार के ऊपर कोई औरत अपने बाल को अपने मुंह के आगे किए हुए बैठी हुई है, और वो कुछ इस तरीके से, इस अजीब तरीके से वहाँ पे बैठी हुई थी कि दीवार पे बैठे होने के बावजूद भी उसके जो पाँव थे वो इस कदर लंबे हुए थे कि ना सिर्फ वो ज़मीन को टच कर रहे थे बल्कि उसके जो पाँव थे वो उल्टे पाँव थे। चौकीदार बताता है कि जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो मैं वहाँ से फ़ौरन से साइकिल को दौड़ाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला गया। अब जब मैंने ये दोनों किस्से सुने तो मेरा इश्तियाक हुआ कि जिस गांव में या जिस जगह पे ये किस्से पेश आ रहे हैं तो मुझे अगले दिन उस गांव में विज़िट करना चाहिए। अगले दिन जब मैं उस गांव पहुंचा तो उस गांव में मेरी मुख्तलिफ लोगों से, ख़ास तौर पे जो वहाँ के बुज़ुर्ग थे, उन सब से मुलाकात हुई। तो जितने भी बुज़ुर्ग थे वो इस बारे में वाकई में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, और उनको यकीन था कि इस गांव के अंदर ये जो कुछ वाक़यात पिछले अरसे में पेश आए और ये जो औरत लोगों को नज़र आना शुरू हुई है, तो इन तमाम किस्सों और इन तमाम वाक़यात का जो ताल्लुक़ है वो इस गांव की एक औरत से जा मिलता है। क्योंकि ये जो पहला किस्सा था, उस किस्से में जिस शख्स ने ये वाक़या बयान किया था उसके मुताबिक जो औरत या जो चुड़ैल उसको नज़र आई थी, उसकी जो शक्ल थी वो हूबहू उसी लड़की की तरह थी जो कि इस गांव के अंदर अब भी रहा करती है। और उस लड़की के बारे में ये कहा जाने लगा था कि पिछले तकरीबन 3 या 4 महीने से, या आप कह सकते हैं कि 6 महीने से, उसने एकदम से अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया है। जैसे कि उस लड़की के घर वालों ने बताया कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। आमतौर पे जो गांव के लोग हैं वो जल्दी सोने को फ़ौक़ियत दिया करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि घर की जो ख़वातीन हैं वो इतनी रात में बग़ैर किसी वजह के जाग रही होंगी। खैर, ये जो घर है जिस घर में ये लड़की रहा करती है, तो उस घर के जो बुज़ुर्ग हैं इत्तफाक से उनकी रात के 2 या 3 बजे एकदम से आँख खुली, और जब उनकी आँख खुली तो उनको ऐसा लगा कि उनके घर का जो सहन है उस सहन की तरफ से या फिर घर के बाहर की तरफ से कुछ औरतों के बातें करने की आवाज़ आ रही है। और ये जो आवाज़ है बज़ाहिर बड़ी जानी पहचानी सी आवाज़ लगती है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो आवाज़ है शायद घर के ही किसी फ़र्द की आवाज़ है। खैर, इस आवाज़ को जब उन बुज़ुर्ग ने फॉलो करना शुरू किया तो काफ़ी गौर व खौस के बाद ये पता चला कि ये जो आवाज़ है वो घर की छत की तरफ से आना शुरू हुई है। अब जैसे ही इनको ऐसा लगा
तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके घर की जो भी सीढ़ियाँ थीं उन सीढ़ियों के ज़रिए घर की छत की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इनको यकीन हो चला था कि ये जो आवाज़ इनको सुनाई दे रही है ये उसी लड़की की आवाज़ है जिस लड़की के बारे में कहा जाने लगा था कि वो पिछले काफ़ी अरसे से या तो पजेस हो चुकी है या फिर कुछ अजीब तरीके की उसने हरकतें करना शुरू कर दी हैं। बहरहाल जैसे ही उस आवाज़ को फॉलो करते करते ये छत की तरफ आए तो इन्होंने देखा कि ये जो छत है इस छत के बिल्कुल दरमियान में एक पलंग पड़ा हुआ है और वो लड़की अपने बालों को खोले हुए उस पलंग के ऊपर बैठी हुई है और वो अपना जो चेहरा है उसने मुसलसल आसमान की तरफ किया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान में जहाँ पे चांद मौजूद है उस चांद की तरफ देख रही है और कुछ अजीब सी ज़बान में किसी के साथ बातें कर रही है। लेकिन अजीब बात ये थी वो लड़की जिसके साथ बातें कर रही थी ना ही वो नज़र आ रहा था और ना ही वो ज़बान समझ आ रही थी जिस ज़बान में वो लड़की बातें कर रही थी। खैर जैसे ही इस घर के बुजुर्ग ने इस बच्ची को ऊपर की तरफ देखते हुए किसी से बातें करते हुए देखा तो उन्होंने वहीं से ही चीख के उस लड़की को पुकारा और उसको कहा कि फ़ौरन से नीचे आओ। अब जैसे ही उन बुजुर्ग ने उस लड़की को नीचे आने का कहा तो बजाय इसके कि वो लड़की इन बुजुर्ग की बात मानती और नीचे आ जाती उसने कुछ अजीब से तरीके से इन बुजुर्ग को देखना शुरू किया और जब वो लड़की कुछ अजीब से तरीके से इनकी तरफ देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकलना शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही इन बुजुर्ग ने इस तरह की रोशनी को उसकी आंखों से निकलते हुए देखा तो वो भी आयत वगैरह पढ़ते हुए जैसे तैसे नीचे आ गए। बहरहाल ये जो किस्से मुसलसल मुझे सुनने को मिल रहे थे और जो मुझे पता चला था कि इस गांव की एक लड़की पोजीशन का शिकार हो चुकी है तो अब मैं जानना चाहता था कि इस लड़की का इलाज बिलाखिर कौन करेगा। और बिलाखिर काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे पता चला कि इस गांव के अंदर ही एक बुज़ुर्ग हैं जो एक आस्थाने पे मौजूद हुआ करते हैं और आम तौर पे लोग उनसे रूहानी मामलात के लिए या फिर झाड़ फूक के लिए या अपना इलाज कराने के लिए राब्ता किया करते हैं। अब जैसे ही इस लड़की के बारे में या उन पीर साहब के बारे में बातें शुरू हुई तो मैं भी चाहता था कि जब ये पीर साहब उस लड़की से मुलाकात करें तो मैं इन सब की आंखों के सामने मौजूद हूँ और मैं भी अपनी आंखों से इनको वो सब करते हुए देखूं जो सब मैंने गए वक्तों में सिर्फ किताबों में, किस्सों में या फिर फिल्मों में देखा है। खैर बिलाखिर एक वक्त तय किया गया और डिसाइड ये हुआ कि पीर वाले दिन दोपहर को 12-1 बजे के दरमियान ये जो लड़की है इस लड़की को लेके पीर साहब के आस्थाने पे जाया जाएगा। अब मैं इससे पहले कभी भी इस तरह के मनाजिर को नहीं देख चुका था लेकिन मुझे बड़ा ही शौक़ था। मैं चाहता था कि मैं इस तरह के मनाजिर को या इस तरह से पोजीशन के किसी केस को अपनी आंखों से देखूं। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त आया जिस वक्त इन पीर साहब को उस लड़की से मुलाकात करनी थी। मैं वक्त से पहले ही उस आस्थाने पे अपने दोस्तों के हमरा पहुंच चुका था और मैं वेट कर रहा था कि कब वो लड़की इस आस्थाने पे एंटर होगी और फिर उसके बाद जो भी मनाजिर होंगे वो मैं अपनी आंखों से विटनेस करूँगा। ऐसा ही हुआ कि जब वो लड़की इस आस्थाने पे पहुंची तो उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5-6 बड़े बड़े लईम शईम मर्द थे जिन्होंने उस लड़की को न सिर्फ पकड़ा हुआ था बल्कि बड़ी ही मुश्किल से उस लड़की को खींचते हुए बिलाखिर पीर साहब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब जैसे ही पीर साहब ने भी उस लड़की को अपने आस्थाने के अंदर देखा तो इन्होंने भी अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत थी वो पढ़ना शुरू कर दी।
अब शुरू शुरू में मुझे याद है कि इन्होंने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी, उसके बाद इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, और फिर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयात हैं ये बार बार उसकी साथ साथ तिलावत कर रहे थे। अजीब और खौफनाक बात ये थी कि जब पीर साहब ने ये आयत पढ़ना शुरू की तो जो लड़की थी बजाय इसके एकदम से डर जाती या पीछे होके बैठ जाती, वो कुछ अजीब से तरीके से न सिर्फ हंसना शुरू हुई बल्कि उसने पीर साहब को कुछ इस तरह से देखना शुरू किया कि पीर साहब भी आयत पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि उसकी आंखों से डरना शुरू हो चुके हैं। उस लड़की की जो आंखों की पुतलियां थीं वो एकदम से ऊपर चढ़ चुकी थीं, बल्कि इसके साथ साथ उसने अपनी गर्दन को या अपने बालों को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था। वो इस कदर जोर जोर से अपने सर को या अपनी गर्दन को घुमा रही थी कि हम सबके ऊपर भी खौफ तारी हो चुका था। पीर साहब मुसलसल तिलावत जारी रखे हुए थे, जबकि वो जो लड़की थी गर्दन घुमाने के साथ साथ मुसलसल हंस रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि तकरीबन 4 या 5 मिनट के बाद जब उस लड़की ने हंसना बंद नहीं किया तो ये जो पीर साहब थे उन्होंने एकदम से उस लड़की के बाल पकड़ने की या उसकी गर्दन को जकड़ने की कोशिश की। अब जैसे ही उन पीर साहब ने आयत पढ़ते पढ़ते उस लड़की के बालों को पकड़ने की कोशिश की तो वो जो लड़की थी उसने एकदम से ज़ोर से झटका दिया और अगले ही लम्हे ये जो पीर साहब थे एकदम से न सिर्फ पीछे जाके गिरे बल्कि ये भी एकदम से सटपटा गए और इनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब इसके बाद का जो मंजर था वो इस कदर खौफनाक मंजर था कि आप अगर एज्यूम करें कि अल्लाह ना करे आप किसी ऐसी जगह मौजूद हो और आपके सामने इस तरह का कोई अमल किया जा रहा हो तो आप क्या करेंगे। जो आयत पीर साहब पढ़ रहे थे, इसे फ़र्ज़ करें पीर साहब अगर सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रहे थे तो जो लड़की थी वो उससे अगली आयत को पढ़ना शुरू कर देती। अगर पीर साहब आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करते तो वो लड़की भी आगे आगे से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती। उसके बाद वो जो लड़की थी उसने एकदम से जितने भी लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था उन सब से अपने आप को ना सिर्फ छुड़ाया बल्कि उसने भागते भागते एकदम से पीर साहब को एक ज़ोर से टक्कर मारी, और वो टक्कर इतनी ज़ोर से टक्कर थी कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक तो साइड में जाके गिरे और वो जो पीर साहब थे वो दीवार में जाके दोबारा से जा टकराए। अब जब ये मंजर मेरे सामने पेश आया तो इससे पहले कि मैं वहाँ से बाहर निकलता या उस जगह से भागने की कोशिश करता, वो जो लड़की थी जिसके ऊपर पोजीशन था उस लड़की ने कुछ अजीब तरीके से मेरी तरफ देखना शुरू किया। अब मैं चाहने के बावजूद भी ना ही आयतुल कुर्सी पढ़ पा रहा था, ना ही मेरी ज़बान पे कोई कुरानी आयत रवा हो रही थी, और ना ही मेरे अंदर इतना दम था कि मैं उसको देखते देखते उसके सामने पलटूं और वहाँ से भागना शुरू कर दूं। बहरहाल उसके बाद जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने जैसे तैसे उस लड़की को पकड़ा और उस लड़की को पकड़ने के बाद उसको रस्सियों से बांधा। उसको रस्सियों से बांधने के बाद ये जो पीर साहब थे इन्होंने भी मेरे सामने सामने इन सब से इजाज़त ली और इन सब से कहा कि इस लड़की को यहाँ से वापस ले जाएं। मुझे लगता है कि इस लड़की के ऊपर जिस तरह की मखलूक़ात हावी हो चुकी हैं उनको काबू करना मेरे अख्तियार में हरगिज़ नहीं है। अब जैसे ही पीर साहब ने इस तरह की बात की तो वो जो लड़की थी देखते ही देखते हम सबके सामने बेहोश हो गई, और उसके बाद जो उसके घर वाले थे या जो भी उसके जानने वाले थे वो उस लड़की को उस आस्थाने से लेके वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये सारे मनाजिर जो मैंने अब से कुछ अरसे पहले अपनी आंखों से अपने सामने बराह रास्त देखे थे, वो देखने के बाद मैंने हरगिज़ तौबा कर ली थी कि इसके बाद कभी भी इस तरह की किसी महफिल में, ख़ास तौर पे जहाँ पे किसी जिन को उतारा जा रहा हो,
मैं जाने से परहेज़ करूँगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक आज भी वो लड़की वहीं पे उसी हालत में मौजूद है और आज भी उसके ऊपर वैसे ही मुख्तलिफ मखलूक़ात तारी हुआ करती हैं। कुछ वजूहात की बिना पे इस इलाके की, इस शहर की, इवन ये जो गांव हैं स्पेसिफ़िकली जहाँ पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, मैं उन सब की डिटेल्स को आपके सामने नहीं शेयर कर सकता।